नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टॉक्स विद जे प्रिया। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में। बेसिकली थायराइड ग्लैंड की दो प्रॉब्लम होती है, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड जिसमें थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपोथायराइड जिसमें थायराइड की मात्रा कम हो जाती है। तो अब जानते हैं हम हाइपोथायराइड क्या होता है। इसको जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि थायराइड हार्मोन क्या होती है। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारे नेक में एक बटरफ्लाई यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिससे T3 T4 हार्मोन रिलीज होता है और वो T3 T4 हार्मोन हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। और जो हमारे फीटस होते हैं, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके ब्रेन ग्रोथ के लिए एंड उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले T3 या T4 हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। तो इसका मुख्य लक्षण होता है, हमें आलसपन होता है, हमारे चेहरों में सूजन हो जाती है, हमारे स्किन ड्राई हो जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, हमें इरिटेशन होता है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, हमें डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। उसके बाद हमारी लिबिडो कम हो सकती है, कोल्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी ठंड में इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वेट गेन हो सकता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो इस तरह से ये सारी लक्षण आपके हाइपोथायराइड की होती है और आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। और डॉक्टर इन सारी समस्याओं को एनालिसिस करने के बाद आपको थायराइड के लिए कुछ जांच लिखते हैं, जिसमें कि TSH, फ्री T3 और फ्री T4 की जांच होती है। तो जो हाइपोथायराइड होता है इसमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ आता है और T3 एंड T4 जो फ्री T3 एंड फ्री T4 होता है वो कम आता है। तो ये इसको लेबल करते हैं हम हाइपोथायराइड की तरह। अब बात करते हैं कि हमारा नॉर्मल TSH का लेवल क्या होता है। तो यूजुअली TSH का लेवल 0.2 से 4.2 तक होता है और एक प्रेगनेंसी में सर्टेन लिमिट होती है, ये हमेशा लेस देन 2.5 होना चाहिए TSH का लेवल। तो जो दवा हम प्रिस्क्राइब करते हैं यूजुअली थायराइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि थायराइड की हार्मोन T3 T4 की कमी हो गई है तो हम इसका रिप्लेसमेंट ही करते हैं, क्योंकि हमें वो हार्मोन ही चाहिए, लेकिन ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिंथेटिक फॉर्म में होता है। और ये हमारे बॉडी में जो T3 और T4 की कमी होती है तो बेसिकली हम T4 लेते हैं और T4 बॉडी में जा करके T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है और बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है। तो लीवोथायरॉक्सिन लेते हैं, तो एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम के नाम से वो दवा आती है और इसका डोज डिपेंड करता है कि आपके TSH का लेवल कैसा है और आप किस कंडीशन में हैं। यदि प्रेगनेंसी है तो उस सिचुएशन में हम डोज अलग तरीके से निर्धारित करते हैं, या फिर अगर कोई आपको और भी समस्याएं साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, या फिर आप अब रेडिएशन के कंटिन्यूएशन रेडिएशन एक्सपोजर में हो, तो इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डोज डिसाइड करते हैं। और डोज जब आप एक बार लेना शुरू करते हैं तो इसको रिपीट TSH की लेवल इसको मॉनिटर करने के लिए हमें सिर्फ TSH का इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे T3 और T4 करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो TSH का लेवल आफ्टर 6 वीक और 8 वीक के बाद हम रिपीट करते हैं एंड डिपेंडिंग अपन कि अब क्या वैल्यू आता है उस बेसिस से हम फिर डोज को टैपर करते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। अब बात करते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या बॉर्डर लाइन हाइपोथायराइडिज्म या माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो बेसिकली इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं और कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जो सिम्टम आते भी हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें TSH की वैल्यू बढ़ी हुई या नॉर्मल आ सकती है और T3 एंड T4 की वैल्यू नॉर्मल आती है। तो इसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन बिफोर कंफर्म करने के कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं, हमें और भी चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम किसी करंट रेडिएशन के एक्सपोजर में हुए हों तो उस कंडीशन में भी TSH बढ़ा हुआ आ जाता है फॉल्सली, और कोई अगर रिसेंटली सर्जरी हुई हो या फिर हमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, जैसे कि सेलिएक डिजीज़ हो या डायबिटीज़ की दिक्कत हो, तो इन सब केसेस की वजह से भी हमें सब क्लिनिकल थायराइड की जैसा पिक्चर इन्वेस्टिगेशन में मिल सकता है।
तो ये एक्चुअल में सब क्लिनिकल थायराइड नहीं होता है, लेकिन अगर ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं है तो फिर हम कंफर्म करते हैं इनको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड की कैटेगरी में। क्योंकि सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड में T3 एंड T4 का लेवल नॉर्मल होता है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है। मीन्स कि T3 और T4 जो कि डायरेक्ट थायराइड हार्मोन से निकल रही है, तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन नॉर्मल एक्ट कर रहा है और जो उसके रेगुलेट करने वाले हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं उससे एक हार्मोन रिलीज होता है TSH। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से TSH ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो TSH बढ़ी हुई आती है एंड T3 T4 नॉर्मल आता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। अब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म दो तरह के होते हैं, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। तो थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होने का बहुत सारा वजह हो सकता है, या तो आपका सर्जरी हुआ हो या फिर ऑटोइम्यून डिजीजेस हो। और जो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होती है उसमें थायराइड की ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने की जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होता है, एक हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होती है, उसके बाद मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, वो रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन रिलीज़ को। तो इसमें थायराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे या हाइपोथैलेमस के लेवल पे प्रॉब्लम होती है। तो ये सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में आता है। तो बेसिकली जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं उस टाइम पे अगर हमें लगता है कि प्राइमरी कॉज आ रहा है, यानी TSH बढ़ा हुआ आ रहा है और T3 T4 कम आता है, तो फिर हम एंटी TPO करवाते हैं। एक हैशीमोटो डिजीज़ होती है तो उसको रूल आउट करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें निगेटिव आती है तो फिर ज़्यादातर चांसेस होती हैं कि सेंट्रल कॉज हो सकता है। तो सेंट्रल कॉज में को रूल आउट करने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इसके लिए MRI करवाते हैं। तो MRI में बेसिकली हम स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन देखते हैं, कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है या कोई इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ नहीं है। तो इस तरह से जो भी पैथोलॉजी होती है उसको हम डिटेक्ट करते हैं और फिर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली अब एक सवाल आता है कि लीवोथायरॉक्सिन जो हम खाते हैं वो कब खाना चाहिए। तो यूजुअली लीवोथायरॉक्सिन अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेने को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लीवोथायरॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करती है। तो इसलिए ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि आप खाली पेट ही लें। तो आप इसके 45 मिनट या 1 आवर के बाद आप खाना खा सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जिनकी शिफ्ट चेंज होती है, लाइक जो नाइट शिफ्ट काम करते हैं और कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, कभी नाइट में होता है कभी दिन में होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप कब दवा खाएं। तो ऐसे कंडीशन में आप खाना खाने के 4 घंटे के बाद आप अपनी दवा ले सकते हैं और उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। उसके बाद आप रेगुलर अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में लीवोथायरॉक्सिन दवा लेना सेफ़ है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। इवन आप ड्यूरिंग लैक्टेशन भी इसको ले सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है। और अपने आप से इसको बंद ना करें या फिर डोज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना करें। थैंक यू।